दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। तो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 1000 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू का महापैक चल रहा है, जिसमें कि आज पार्ट 5 का वीडियो है। मतलब आज 5वें दिन का वीडियो है, ठीक है, पार्ट 5। और पिछले 4 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये जितने भी सवाल हैं ये सभी जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, और यहीं से पूछा जाता है। जितने भी 1000 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आया हुआ सवाल भी है और कुछ आ भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में। सही उत्तर है 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिर, झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 2002 में, ठीक है, अगस्त 2002। याद रखिएगा, डेट भी अगर याद रखना चाहते हैं तो 10 अगस्त 2002 को जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। किसका? झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का, ठीक है, 10 अगस्त 2002 को। चलिए अगला है फिर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो झारखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ताप विद्युत और जल विद्युत। ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही होगा यहाँ पे, ताप विद्युत और जल विद्युत। तो सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। और इसका जो है उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट, ठीक है, 840 मेगावाट। अगर सवाल पूछ दे तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है, इसके उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। चलिए अगला है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? तो रूस देश के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से, यानी रूस से, ठीक है, याद रखिएगा रूस। चलिए अगला सवाल है फिर, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में टोटल 10 इकाइयां हैं, ठीक है, कितना? 10। चलिए अगला है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट, ठीक है, मैंने बताया था अभी पहले ही कि इसकी उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र से वहाँ पे विद्युत प्रदान की जाती है। वैसे तो वहाँ पे DG लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर विद्युत जो है सप्लाई करना है तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र से सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रांची HEC की बात हो रही है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके बारे में, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में यानी कि HEC के बारे में, कि पूछता है सवाल कि HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पूछेगा कि HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो याद रखिएगा कि चेकोस्लोवाकिया एक देश है, ठीक है, चेको आधा स्लोवाकिया,
ठीक है, वाकिया, याद रखिएगा, चेकोस्लोवाकिया, इसी देश के सहयोग से HEC की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना यानी कि DVC के अधीन है? तो यहाँ पे DVC के अधीन हो जाएगा, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अधीन में है बोकारो ताप विद्युत संयंत्र और चंद्रपुरा, ये दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों सही होगा, यहाँ पे उपर्युक्त तो दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है? तो हजारीबाग में पतरातू है। ठीक है, हजारीबाग में पतरातू ताप विद्युत संयंत्र है, और बाकी सब ये चंद्रपुरा और बोकारो, ये दोनों बोकारो में है। ठीक है, बोकारो जिला में है। चलिए अगला सवाल है फिर, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो बोकारो ताप विद्युत संयंत्र किस में है? बोकारो में है। ठीक है, बोकारो सही होगा। चलिए अगला है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो तेनूघाट जो विद्युत संयंत्र है वो भी बोकारो में ही है। ठीक है, बोकारो में। चलिए अगला है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 420 मेगावाट। ठीक है, 420 मेगावाट, 210 दो यहाँ पे पावर प्लांट है, और दोनों से 210 मेगावाट और 210 मेगावाट का उत्पादन होता है, मतलब टोटल कुल यहाँ पे 420 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 210 प्लस 210। ठीक है, चलिए 2 यूनिट है यहाँ पे। अगला है फिर, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो यहाँ पे बराकर, जमुनिया, कोनार, ठीक है, ये सभी सही होगा। ठीक है, ये सभी सही हो जाएगा, इन सभी सहायक नदियों पर भी स्थापित है। बहुत दूर में फैला हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनन। ठीक है, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य ये खनन नहीं है, बाकी विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? अब देखिए, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, अब तो आप कहिएगा कि सर मैं तो जानता था कि हजारीबाग में है। तो देखिए, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो बहुत से जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हजारीबाग में फैला हुआ है। ठीक है, हजारीबाग, फिर रामगढ़। ठीक है, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, रामगढ़ के बाद फिर है यहाँ पे कोडरमा। ठीक है, रामगढ़, कोडरमा, और कोडरमा के बाद फिर गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह, और फिर धनबाद में भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं, धनबाद, और धनबाद के बाद फिर यहाँ पे बोकारो। ठीक है, बोकारो, और उसके बाद फिर चतरा। ठीक है, ये चतरा। तो ये टोटल जो है 4 और 3 7 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इन 7 में से अगर कोई ऑप्शन रहे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब देखिए, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ऊपरी घाटी में यहाँ पे
कोई भी इनमें से रांची, पलामू, हजारीबाग ये कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में सिर्फ एक ही जिला है, वो है धनबाद। ठीक है, याद रखिएगा, वो है धनबाद। यानी दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में धनबाद जिला शामिल है। ठीक है, ये और इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी औसत विद्युत उत्पादन क्षमता है 2761 मेगावाट। ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, सही उत्तर है 7.5 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। चलिए, यहाँ पे पहला कथन है कि यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है। तो दामोदर है जो है ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि यह परियोजना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये बात सही है। अगला है फिर, इस मॉडल को WL वुरडुइन ने तैयार किया था। ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है, इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में 8 बांध बनाए गए हैं। अगला है फिर, इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात आपका असत्य होगा, ये बात आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि तेनुघाट इसमें जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1948 में। चलिए अगला है फिर, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 145 किलोमीटर। ठीक है, 145 किलोमीटर। अगला है, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा, बराकर नदी पर। चलिए अगला है, तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रह क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 मिलियन घन मीटर। ठीक है, 395। चलिए अगला सवाल है, तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है, 3 इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, 3 इकाई है इसके। तिलैया बांध के निकट 3 इकाइयों वाले जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अगला है, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है, यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका 110 किलोवाट। ठीक है, सही उत्तर होगा 110 किलोवाट। चलिए अगला है, कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी?
तो कोनार बांध जो है बनाया गया था वर्ष 1955 में। ठीक है, वर्ष 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोनार बांध के समय में कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि कोनार बांध हजारीबाग में है, ये बात सही है। ठीक है, कोनार बांध हजारीबाग जिले में है। अगला है फिर विद्युत उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। अगला है फिर सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, ये भी बात सही है। ठीक है, यानी कि सभी बातें सही है, उपर्युक्त सभी बातें सही है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए इसकी उत्पादन क्षमता है 40,000 किलोवाट। ठीक है, यानी 8,000 किलोवाट के 5 ठीक है 5 यूनिट लगे हुए हैं। अगला है कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है। अब देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रह क्षमता कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 337 मिलियन घन मीटर। ये देखिए 337। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैथन बांध। ठीक है, मैथन बांध में स्थापित जो भूमिगत जल विद्युत केंद्र है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है। चलिए अगला है मैथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, मैथन बांध 3 ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है, सही उत्तर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। तो मैथन बांध जो है बराकर नदी पर स्थापित है। ठीक है, सही उत्तर होगा बराकर। चलिए अगला है मैथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि अवस्थिति इसका धनबाद में है। तो जो है मैथन बांध जो है वो धनबाद में है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 20,000 किलोवाट है, ये भी बात सही है। अगला है फिर जल संग्रहण क्षमता इसका 1357 मिलियन घन मीटर है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर है इसका। तो देखिए ऊपर वाला 3 तो सही हुआ, तो गलत तो नीचे वाला ही होगा। ठीक है, इसलिए ये बात गलत है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, अगर प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। तो बाल पहाड़ी बांध जो है किस जिला में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये गिरिडीह में है। ठीक है, ये गिरिडीह जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। तो इसका सही उत्तर होगा बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर है। अगला है धनबाद यानी कि झारखंड और पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड का जिला है धनबाद और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का जिला है। तो इसकी सीमा पर, इन दोनों की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दामोदर। ठीक है, यहाँ पे दामोदर बांध का निर्माण
किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर। ये देखिए दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। तो किस बांध का निर्माण दामोदर पर नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कोयना बांध। ठीक है, ये दामोदर नदी पर नहीं है। चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बांध और उसके स्थापना वर्ष के जो है संबंध में कौन सा इनमें से युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत बात है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है मैथन बांध 1958 में बना था। ये बात सही है। ठीक है, मैथन बांध 1958 में बनाया गया था। अगला है फिर तिलैया बांध 1953 में बना था। ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है फिर बरल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है। ये भी बात सही है। अगला है फिर पंचेत पहाड़ी बांध 1956 में बना था। ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे कुछ जो है दब गया था, तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचेत पहाड़ी बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 में। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है कि पेयजल आपूर्ति करना और विद्युत उत्पादन, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों जो है पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन करना, ये दोनों इसी का लक्ष्य है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त दोनों। चलिए अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया गया है। अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो किस स्थान पर है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे हुंडरू रांची में है। ठीक है, हुंडरू रांची। चलिए अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 130 मेगावाट। ठीक है, 130 मेगावाट। चलिए अगला है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुरली नदी पर। ठीक है, मुरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मतलब किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कॉमन परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो है
दुमका जिले में है। ठीक है, झारखंड के दुमका में, ये देखिए चौथा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को, ठीक है, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कनाडा बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से ये रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये सभी शामिल है इसमें। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। चलिए 50 सवाल पूरे हो चुके हैं आज के वीडियो का, और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है पठारी क्षेत्र का होना। ठीक है, पठारी क्षेत्र का होना, जंगल झाड़ियों का बहुलता और अनुपजाऊ भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 22.68। ठीक है, 22.68% भूमि पर ही जो है खेती की जाती है झारखंड में। चलिए अगला है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? तो यहाँ पे 64% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। ठीक है, 64 सही उत्तर होगा, 64। ये देखिए बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य हैं? तो अस्थायी कृषि योग्य कितने लाख हेक्टेयर भूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18.04। ठीक है, 18.04 लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि के लिए है। अस्थायी कृषि का मतलब होता है कि वहाँ पर किसी भी समय जो है खेती किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि परती है? ठीक है, परती है मतलब वहाँ पे खेती नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? तो झारखंड की मुख्य फसल यहाँ पे भदई, अगहनी, रबी ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी जो है झारखंड में उपजाऊ की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? तो झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62%। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 62%, पहला ऑप्शन इधर चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत जोतें सीमांत यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69%। ठीक है, सॉरी 69%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड में कितने प्रतिशत जोतें छोटी श्रेणी की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15.53%। ये देखिए 15.53%। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है? तो झारखंड में की जाने वाली खेती की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि यहाँ 2-3 फसलों वाली ज़मीन बहुत कम है। ये बात भी सही है। ठीक है, एक ज़मीन पर 1 से 2 फसल ही उगाया जा सकता है। अगला है यहाँ पे
बहुत सारी जमीन 2, 3 या 4 वर्ष परती रहने के बाद बोने योग्य होती हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, जब खेती किया जाता है तो उसको 3-4 साल के लिए छोड़ दिया जाता है परती, ताकि भूमि जो है फिर से उपजाऊ हो। अगला है, यहाँ गेहूं की पैदावार की काफ़ी कम है। ठीक है, ये बात भी सही है, यहाँ पे गेहूं कम उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मतलब कि झारखंड, ये उपर्युक्त सभी विशेषताएं सही हैं। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83%। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही हैं सीमांत और छोटे किसान, बड़े किसान यहाँ पे बहुत ही कम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है? तो प्रमुख नकदी फसल है सब्जी। ठीक है, सब्जी जो है किसी भी मौसम में उसको उगा सकते हैं और जल्द हो जाता है। ठीक है, सब्जी वगैरह जल्द उग जाता है, तो इसलिए उसको नकदी फसल बोला जाता है। ठीक है, तुरंत उग जाता है और जो है खाने योग्य भी हो जाता है। अगला है, झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? तो झारखंड में स्थानीय कृषि को कहा जाता है खल्लू कृषि। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, खल्लू कृषि। अगला है, झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 लाख। ये देखिए तीसरा ऑप्शन 38 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कुआं से। ठीक है, सही उत्तर है कुआं। अभी के समय में देखिएगा तो बहुत जगह पर कुआं से ही सिंचाई की जाती है। ठीक है, सिंचाई का मतलब होता है कि खेतों में पानी डालना। ठीक है, अगला है, झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.57 लाख। ठीक है, 1.57 लाख हेक्टेयर। चलिए अगला है, झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8%। ठीक है, 8% जो है क्षेत्र की सिंचित भूमि, मतलब कुल बोए गए क्षेत्र हैं 8%। ठीक है, झारखंड में जो कि सिंचित भूमि है। ठीक है, अगला है, झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड की भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि भूमि के निचली भाग को डोन लैंड कहते हैं। पहला है, भूमि के निचले भाग को डोन लैंड कहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये सत्य है। अगला है, भूमि के ऊपरी भाग को टांड लैंड कहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है, निचले भाग को डोन कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे अगर आप गांव में रहते होंगे तो। अगला है, बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो अगला ऑप्शन फिर देखिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि सभी बातें सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है? तो बारी लैंड भूमि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि यह अधिक उपजाऊ होती है, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, यह उपजाऊ होती हैं, ये बात सही है। अगला है, फिर यह खाद्य तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती हैं, ये भी बात सही है। अगला है, फिर इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसलें उगाई जाती हैं, ये भी बात सही है। अगला है फिर कि इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक धान की खेती नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें जो है भदई और गर्मा फसलें उगाई जाती हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा धान, मकई और मड़ुआ।
ये तीनों उगाए जाते हैं भदई फसल में, ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त तो सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? तो झारखंड में उपजने वाली रबी फसल का नाम है गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, तिल, रेंगी, ये सब उगाया जाता है, ठीक है, ये सब उगाया जाता है रबी फसल में, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा धान, ठीक है, धान अगहन में उगाया जाता है, महत्वपूर्ण फसल है। अगला है झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है। ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि भदई फसल जो है रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है, ये बात सही है, ठीक है। अगला है फिर ऊंचे भागों में मकई, मड़ुआ तथा सावा की खेती की जाती है, ये भी बात सही है। अगला है निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी, अवस तथा गच्छर की खेती की जाती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो गलत क्या है? तो जो बच गया वो गलत है, ठीक है। ये 74% कृषि भाग में भदई और धान की खेती की जाती है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। चलिए अगला सवाल है झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि रबी फसल के संबंध में कौन सी बातें अब असत्य है, ठीक है, जो झारखंड में रबी फसल उगाया जाता है उसके संबंध में। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये बात सही है, ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती है झारखंड में। अगला है इस फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। अगला है पठारी क्षेत्र में रबी फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में रबी फसल नहीं जो है उत्पादन किया जाता है, लेकिन बहुत कम होता है वहाँ पे, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो कि गलत है, ठीक है, मतलब जो बात गलत है वो इसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा है ना कि असत्य कौन सा है। चलिए अगला है निम्नलिखित झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब अगहनी फसल के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा? देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि इस फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, ये बात सही है, ठीक है, अगहनी फसल की बुआई जून जुलाई में ही होती है, जैसे धान वगैरह, ठीक है, मक्का वगैरह, ठीक है। अगला है इस फसल की कटाई दिसंबर माह में होती है, ये भी बात सही है, ठीक है, मतलब नवंबर दिसंबर तक हो जाती है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में होती है, एग्जैक्टली दिसंबर में नहीं लेकिन नवंबर दिसंबर में हो जाती है, ठीक है, ये भी बात सही है। अगला है यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है, ये भी बात सही है, ठीक है, झारखंड की महत्वपूर्ण फसल धान ही है। अगला है कि इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30 से 40% भाग में होती है, ये बात गलत होगा फिर, ठीक है, ये 30 से 40% भाग में इसकी खेती नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र इसका है ये पंच परगना का मैदान, चाईबासा और कोयल नदी घाटी, ये सभी होगा, ठीक है, अगहनी फसल के लिए ये सभी उपर्युक्त स्थान हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है।
सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला है झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97%। ठीक है, 97% भाग जो है एक फसली है, मतलब यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, पूरे वर्ष में केवल एक ही फसल उगाया जा सकता है। अगला है झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्विफसली है, मतलब जहाँ पर दो फसलें उगाई जाती हैं वर्ष भर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.14%। ये देखिए, ठीक है, बाकी 97% तो एक फसली है, यहाँ पे 3.14% द्विफसली है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है? अब पलामू की प्रमुख फसल कौन सा है? तो दलहन, राई, सरसों, जौ। ठीक है, ये सभी सही होगा। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में यहाँ पे तिलहन और मक्का उगाया जाता है। ठीक है, तिलहन और मक्का, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती? तो किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? तो सही उत्तर होगा चाय। ठीक है, और बाकी बाजरा, मेस्ता और मसूर ये सभी की खेती संथाल परगना में होती है। ठीक है, चाय को छोड़कर ऑप्शन में चाय जो है था, इसलिए चाय की खेती नहीं होती है वहाँ पे, इसलिए इसका सही उत्तर चाय हो जाएगा। अगला है झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? तो गन्ने की खेती जो है पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना में किया जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ये तीनों। कुछ कुछ गढ़वा में भी किया जाता है। ठीक है, और भी जिलों में थोड़ा थोड़ा किया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पलामू, हजारीबाग और संथाल परगना में गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? तो हजारीबाग जिले में किसकी खेती नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा चना। ठीक है, बाकी आलू, तिल, मड़ुआ ये सभी हजारीबाग जिले में खेती इसकी की जाती है, लेकिन चना की खेती वहाँ पे नहीं की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? तो रांची जिले में जो है मड़ुआ, बाजरा, मेस्ता ये सभी की खेती होती है। ठीक है, ये सभी सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित या निर्माणाधीन हैं? मतलब कि निर्माण किया जा रहा है या फिर निर्मित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 बृहद तथा 102 मध्यम। ठीक है, 16 बृहद सिंचाई परियोजनाएं निर्मित है और 102 मध्यम निर्मित हैं। ठीक है, या निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन का मतलब होता है कि अभी जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध हैं? तो सतही जल उठाने के लिए यहाँ पे 1,04,11 प्रणालियां उपलब्ध हैं। ठीक है, 1,04,11। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं? तो लगभग की बात की जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो लगभग झारखंड में टोटल 2,11,066 कुएं हैं। कितने? 2,11,066। चलिए अगला है झारखंड में लगभग कितने सैलो ट्यूब हैं? तो सैलो ट्यूब कितने हैं झारखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा 7,098। ठीक है, 7,098। चलिए,
झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.62 लाख। ठीक है, 2.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो जाती है। किससे? सतही जल की छोटी परियोजना से। चलिए अगला सवाल है, झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.90 लाख। ठीक है, 1.9 लाख। अगला है, झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा 11.46 लाख। ठीक है, 11.46 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5%। ठीक है, 1.5%। इसके लिए जो है सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है, मतलब यहाँ पे सिंचाई की कोई भी समस्या नहीं है। अगला है, झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं? तो झारखंड में जो है लगभग 3,310 जलाशय हैं। ठीक है, 3,310। इतने में कुछ भरा गए होंगे, ठीक है, कुछ नए बने होंगे, तो एग्जैक्ट जो है पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए लगभग में सही उत्तर हो जाएगा 3,310। अगला है, झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे पशुओं की संख्या भी थोड़ी कम है। चलिए, तभी कम नहीं है, तभी काफ़ी है। ठीक है, अगला है, झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है? देखिए, झारखंड में गायों की संख्या जो है 10,124। ठीक है, 10,124,000। ठीक है, मतलब 10 लाख कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड में भैंसों की संख्या कुल कितनी है? अब देखिए, भैंसों की संख्या कुल कितनी है? तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका 2,143,000। ठीक है, हज़ार में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि, ठीक है, 2143 के मतलब हज़ार, तो कितना हो जाएगा ये 21,43,000। ठीक है, 21,43,000। चलिए अगला है, झारखंड में बकरियों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13,173,000। ठीक है, मतलब हज़ार में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13,013 के मतलब बकरियां भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,31,73,000। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कुल कितनी है? कुक्कुटों, तो इसकी संख्या जो है झारखंड में 9,834 है। कितना? 9,834। चलिए अगला है, झारखंड में सर्वाधिक 60% दुग्ध का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भैंस के द्वारा। ठीक है, झारखंड में भैंसें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, भैंस से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। अगला है आज का अंतिम सवाल, झारखंड में भेड़ों की संख्या कुल कितनी है? अब देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,213,000। ठीक है, 1,213,000 यहाँ पे देखिए, यानी कि 12,13,000। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।